हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है सोनी लिव की वेब सीरीज ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे की स्टार कास्ट मयूर और पलक। हाय मयूर एंड पलक, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। हेलो, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों से जाने किस तरह का रिस्पांस आपको अब तक मिल रहा है ट्रेलर लॉन्च के बाद से? एक्साइटिंग रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा। मेरे तो आसपास में इवन फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लेके कि आगे होता क्या है। इज शी अलाइव वाले फैक्टर पे कि लड़का मार तो रहा है, कितने 4 लोग कैसे मर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एवरीबॉडी वांट्स टू नो द स्टोरी। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, इंट्रीग है बहुत ज्यादा। मेरे पास से भी यही है, लोग कह रहे हैं हमने आपको कभी ऐसा देखा नहीं है, इस तरीके से नहीं देखा है और दैट। सो वही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग मुझे अक्सर ऐसे ना देखें जैसे वो देखते हैं। तो ये अच्छा रिस्पांस है, पॉजिटिव रिस्पांस है। किस तरह से ये सीरीज आप दोनों तक पहुंची? तो ऑडिशन के थ्रू वो एक ऑडिशन आया और उसके लिए हम गए, और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है एक्टर का अब तक जो मेरा रहा है, उसी प्रोसेस के साथ इसको भी हमने। सेम मेरे पास भी ऐसे ही आया, ऑडिशन के थ्रू आया है। बट आई थिंक कहीं पे ना शायद से डायरेक्टर जो है पुष्कर, जहां तक मुझे थोड़ी टूटी फूटी स्टोरी याद है जो उन्होंने बताई थी, उन्होंने मेरा कोई एक ऑडिशन पहले लिया था 2011 या 12 में। तो वो शायद से उनको बाद में याद आया दैट आई वाज द सेम गर्ल हु ऑडिशन फॉर दिस। तो मतलब काफी टाइम से प्रोसेस में था शो, क्या ऐसा है क्या पलक? नहीं, शो तो मतलब अभी आई थिंक फॉर मी तो 2 साल पहले माई जर्नी स्टार्टेड विद ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे। 2 साल पहले द ऑडिशन स्टार्टेड हैपनिंग, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा शूट के डेट भी पुश होते रहे। फिर फाइनली लास्ट ईयर दिसंबर के टाइम पे शूट हुआ, एंड देन फिर पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग गया, एंड देन नाउ इट्स हैपनिंग। मयूर, कोटा फैक्ट्री का आपको कितना मतलब बोलते हैं ना ये फायदा पहुंचा है अब तक? जैसे आपने कहा ना ऑडिशन के थ्रू ही आया है, लेकिन कितना उसका फायदा मिलता है अब मयूर? फायदा तो ऑब्वियसली, मतलब उसका मैं कैसे उसको फायदा बोलूंगा ये नहीं पता, बट हाँ ज्यादातर लोग जानते हैं, और उसका नुकसान भी है। फायदे से ज्यादा लोगों को लगता है कि मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ और मैं स्टूडेंट रोल ही प्ले कर सकता हूँ, तो वो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि अब मेरे पास इतने सारे शोज आए जिसमें आई हैव टू बी स्टूडेंट, you know. So being a student, if he is doing something else, then that is fine, that is still fine. But अब वो स्टूडेंट बन के मैं फिर से वही चीज करूंगा तो मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाएगी, तो उसके लिए तो मैं एक्टर बना नहीं सकता। तो फायदे के साथ अपना अपना नुकसान भी है। तो मेरे ख्याल से ये शो थोड़ा ब्रेक करेगा उनकी जो एक मोनोटोनस थॉट है उनका, जो कि ये ऐसे ही कर सकता है या ये ही कर सकता है, तो उसमें काफी चीज प्रभाव डालेगी आई थिंक ये शो। क्या प्रेप वर्क रहा था आप दोनों के लिए? फॉर मी प्रेप वर्क स्टार्टेड ऑडिशन पे, जब से ब्रीफ मिला था, कैरेक्टर ब्रीफ, वहीं से चालू हो गया था। बिकॉज समवेयर मेरे दिल में मुझे पता था कि ये भी इसके चांसेस है कि ये रोल मुझे करने को मिल सकता है। और इन जनरल ऑल्सो एज एन एक्टर कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बातें कम करती है और उसके एक्शन ज्यादा है, और वो अगर कुछ सोच भी रही है एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स वो जिस पे डिपेंडेंट है अपनी लाइफ को लेके, तो उस हिसाब से हर चीज पे लॉजिकल रीजनिंग एज एन एक्टर डाल के किरदार को और डेवलप करना। और फिर उसके बाद फिजिकलिटीज थी, तो उसके लिए वर्कआउट वगैरह ये सब भी किया था, बिकॉज बहुत सारी रनिंग है और मल्टीपल जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। सो या दैट वाज इट। मेरी प्रेपरेशन तो यही थी, और सर के साथ इम्प्रोवाइजेशंस जो करनी थी वो भी थी, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट हमें इंग्लिश में मिली हुई थी, तो उसको हिंदी में करना और जो वर्ड्स आ रहे उसी में करना। पहले से प्रेप इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स कुछ नहीं था। मयूर, आपका क्या था प्रेप वर्क? प्रेप वर्क एक्चुअली बहुत ऐसा कुछ, मैंने शो शुरू होने से पहले कुछ अलग से प्रेप नहीं किया था इस शो के लिए, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम था भी नहीं। आई वाज ऑलरेडी शूटिंग समथिंग एल्स, तो मैं थोड़ा उस साल थोड़ा ज़्यादा बिजी था। और जब मुझे शो मैंने सुना तब एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन उसी टाइम पे शुरू हुई, मतलब विद इन शो आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ ओनली। और वो एक सरप्राइज एलिमेंट जो इस शो को चाहिए था, आई थिंक अगर मैं प्रेप करता तो वो शायद कहीं से ख़त्म हो जाता मेरे अंदर, तो एक वो अच्छी चीज़ भी हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता हर स्क्रिप्ट एक अलग तरीके का प्रेप डिमांड करती है। कभी कभी कोई स्क्रिप्ट होती है जो डिमांड नहीं करती है, बट वो अलग तरीके का प्रेप डिमांड करती है। और यही जैसे फिजिकली थोड़ा चैलेंजिंग था, मेंटली थोड़ा चैलेंजिंग था,
तो उसको हम कैसे किस तरह से उसको ऑन स्क्रीन लाए और ऑडियंस क्या देखना चाहती है उस पर्टिकुलर सीन में, वो क्या चाहती है। तो ये हमेशा डायरेक्टर के साथ एक बॉन्ड करके उनको समझ के कि वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह से इसको सोच रहे हैं। और तो इसी तरह से रहा सारी चीज़ें। हमको ये बोला ज़रूर गया था कि आपको कोशिश करना है कि आप जितना हो सके उतना सोए और सोने की कोशिश करें। वो भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि स्केड्यूल इतना ज़्यादा टाइट था हमारा। तो जब तक क्योंकि हम लोग जो शूट कर रहे थे और जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से ऑलमोस्ट घंटा भर तो दूर था शूटिंग लोकेशन, तो आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। और जिस तरह के सीन्स थे, कभी कभी काफ़ी लाइट सीन्स होते थे, कभी कभी काफ़ी हेवी सीन्स होते थे। तो कोशिश कर रहे थे हम लोग जितना रेस्ट कर पाए, पर वो हो ही नहीं पाया, मतलब पूरे शो में नहीं हो पाया। तो अच्छा, जैसे कि इसका टैग लाइन है लव किल्स। आपको पता ही है आजकल कई सारे वारदातें हम प्यार के में मरने मारने की सुनते रहते हैं। आपको लगता है कि इससे इसको और रिलेट कर पाता है जो भी चल रहा है अभी आजकल सोसाइटी में? हाँ देखो, रिलेट एक्चुअली कहीं ना कहीं हम सोसाइटी का ही एक मिरर है और उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोशिश तो हमारी वही होती है। तो ये तो मतलब अभी से हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हमको अभी ज़्यादा वारदातें पता चल रही नहीं, तो कई सालों से होता आ रहा है और अनइमेजिनेबल, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन कहा जाता है। तो ये तो हकीकत ही है, मतलब हम लोग बस उसको बहुत फिक्शनल तरीके से कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आई एम श्योर लोगों ने जो जैसे बचपन से मैंने ही बहुत सारे किस्से सुने, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से रिलेट करते ही हो कहीं, तो जिसका जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उस तरीके से आप रिलेट करोगे। और जी, आपको लगता है लव किल्स जो चल? मुझे लगता है लव किल्स लव खुद में ही इतना इंटेंस इमोशन है और हम सबकी लाइफ उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। प्यार मतलब प्यार तो फिर मुझे अपने करियर से भी प्यार है, आपको अपने पार्टनर से भी प्यार हो सकता है। लव इज एन इमोशन जो सालों साल से चल रहा है और सारी वारदातें जो होती है वो हमेशा उसके आसपास ही होती रहेंगी। बट आई फील आज के जमाने में जो हो रहा है उसमें ये तो कुछ नहीं जो हमने फिक्शनली सोचा है कि जो बोल रहा है मयूर की मिरर करते हैं हम, इंस्पायर्ड रहती है स्टोरीज, तो फिक्शनली तो लिखी है लेकिन कुछ वारदातें तो इससे ज्यादा खतरनाक होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी इमेजिनेशन भी वहां नहीं जा सकती इन टर्म्स ऑफ लव। तो या आप दोनों से मेरा सवाल, आपको पता ही होगा अक्सर ये बातें भी सुनने को आती है कि ऐसे शोज ऐसी फिल्में आती है जो लोगों को इंस्पायर करती है ये सब क्राइम करने को। आप क्या कहेंगे इस पे? आप दोनों क्या कहेंगे? सॉरी मैं आपका सवाल मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि आजकल जो भी मतलब कुछ ऐसे वारदात होते हैं कि ऐसे सोच में हमने देखा था या इस फिल्म में हमने देखा था, उससे आइडिया आया था। तो ये जब बातें होती हैं तो एज एन आर्टिस्ट एक फिल्म मतलब कहीं ना फिल्म फैटर्निटी से जुड़े हुए आप दोनों, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं खुद भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ बहुत सारे शोज से। तो मैं भी सोचता था कि यार अगर ये मैं करता तो शायद मैं इसको इस तरीके से करता, अच्छा, आप सोचते हैं मयूर? वाह, बिल्कुल सोचता है यार। देखो मेरे को ऐसा लगता है हर कॉमन आदमी भी ये सोचता है, जरूरी नहीं उसके लिए आपको आर्टिस्ट ही होना जरूरी है। क्योंकि बचपन में मुझे नहीं पता था कि मैं जाके एक्टर ही बनूंगा या ऐसा कुछ होगा। पर हाँ, बचपन में जरूर मैं सोचता था कि अगर ये मैं करता ये चीज तो मैं इसको किस तरीके से करता, तो देखो आप किस तरीके से इंस्पायर हो रहे हो वो भी बहुत जरूरी है और वो बहुत डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं कि आप क्राइम शो से सिर्फ क्राइम ही ले रहे हो, आप ये भी ले सकते हो कि आप क्राइम से कैसे बच सकते हैं, वो भी उसी शोज में होता है। आप कैसे लोगों के साथ हो, आप कैसे लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कौन लोग हैं आपके आसपास और कैसे कौन हो सकता है ये हमको नहीं पता है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज और जैसे कि मैं बहुत ऑनेस्टली कहता हूँ, सिनेमा आपको एक रिफ्लेक्शन दिखा सकता है या शोज, एक्टिंग, बाकी सारी चीज़ आपको एक रिफ्लेक्शन दिखा सकता है। पर ये जो हम सोच रहे हैं ना कि ये सोसाइटी बदल देगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है। बट सोसाइटी को बिगाड़ सकता है। हाँ जी, कई हद तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे मतलब 100% बिगाड़ ही सकता है, हाँ कई हद तक बिगाड़ सकता है। पर वो डिपेंड करता है कि वो रिसीव कौन कर रहा है, किस तरह के लोग उसको रिसीव कर रहे हैं, किस तरह के लोग उसको देख रहे हैं और उसके बाद उस शो से उन्होंने क्या लिया क्या दिया।
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि वो ह्यूमन साइकी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, किस तरह के लोग उसको देख रहे हैं और उसको कैसे जैसे तेरे नाम आई थी तो लोगों ने तेरे नाम के बाल बना लिए थे, अब वो जरूरी नहीं था कि वो सब पे ही सूट कर रहा था, पर लोगों ने बनाए हुए ही थे क्योंकि सबको ही तेरे नाम होना था। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी मेमोरी है अपने लाइफ की। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पापा थोड़ा आपने कभी ऐसा कुछ किया है? आप दोनों ने कभी किसी फिल्म को देख के मतलब मैं हेयर करना स्टाइल जरूर चाहता कुछ भी? था। नहीं, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे ऐसे मामला। मैं करना जरूर चाहता था कि मैं ऐसा हो जाऊं या मैं वैसा हो जाऊं या वो कपड़ा पहन लूं, बट मेरे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे तो मैं कभी ऐसा सब कर नहीं पाया। मैं उनके आगे आईने में ऐसे हाथ डाल के भी नहीं खड़ा हो सकता था, नहीं तो उनको लगता था कि मैं थोड़ा पढ़ाकू बच्चा हूँ, मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, ये बड़ा होके कुछ इंजीनियर डॉक्टरी टाइप्स करेगा, बट लड़का बहुत अलग निकल गया। तो उनकी वो डिसअपॉइंटमेंट हमेशा से रही शुरू से एंड तक। पलक, आपने कभी कुछ ऐसा किया है फिल्म से इंस्पायर होके? ड्रेसिंग हो, लुक हो, मतलब हेयर स्टाइल हो, कुछ भी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई थिंक मैं फिल्म से इंस्पायर होना ना, जब मैंने एक्टिंग करना सीखा, जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, उसके बाद से मैं फिल्मों से इंस्पायर होने लगी थी इन टर्म्स ऑफ किसी का क्राफ्ट देख के। पर बिकॉज हमारी खुद की भी सोच होती है, जैसे कुछ ऐसे शोज होते हैं, आपके पास हमेशा चॉइस रहती है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या किलिंग करना चाहते हो, उससे सबक लेना चाहते हो कि यार हम ऐसे करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो सकते हैं। तो आई थिंक मोर ओवर ऐसे शो बिगाड़ते नहीं, लेकिन वो आपको अपने आप में सोचने में, क्वेश्चन पूछने में मजबूर कर देते हैं कि हर चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। एंड पर्सनली मैं तो कभी इतना ज्यादा इंस्पायर नहीं हुई कि किसी के ऐसे कपड़े पहनूंगी या ऐसे डांस करूंगी या ऐसे लटके झटके मारने हैं, ये सब मेरे अंदर नहीं आया। मुझे हमेशा है कि मुझे अपने तरीके से अपनी चीजें करनी है। अच्छा, आप दोनों ही आउटसाइडर है, तो इंडस्ट्री का ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे क्या कहेंगे आप? अब तक आपने क्या देखा है, मतलब जो इंडस्ट्री बीइंग आउटसाइडर? बीइंग आउटसाइडर मैंने अपने आप को कभी मैंने देखा नहीं है अपने आप को कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। और क्योंकि मेरी जर्नी जो शुरू हुई है वो थिएटर से शुरू हुई है, तो इस तरह की कभी स्कूलिंग मेरी हुई नहीं कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। हाँ, ये जरूर था कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है और यही चीज़ करनी है, और जिस तरह की मुझे बातें करना पसंद है या जिस तरह का एटमॉस्फेयर मेरे आसपास पसंद है वो मुझे थिएटर से मिल रहा है। अब हाँ, कहीं ऐसा जाके जरूर लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री का ब्लैक पक्ष है, ये व्हाइट पक्ष है, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, अभी कभी जाके लगता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो हमको पता ही नहीं चलती इंडस्ट्री के अंदर। कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई शो निकल जाता है, कभी कोई फिल्म निकल जाती है, तो वो उसी चीज पे मैं थोड़ा समझते हैं, हम लोग थोड़ा लैग करते हैं कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो। और ऑब्वियसली देखो, ये हमेशा से रहा है कि एक फैमिली नाम है वो ऑलरेडी हमेशा से हावी रहा है, क्योंकि ऑडियंस भी उन्हीं के बारे में सुनना चाहती है, या उनकी वाइफ के बारे में या उसके पति के बारे में या उनके बच्चों के बारे में। तो ये ऑलरेडी शुरू से रहा है और वहाँ से मटेरियल भी उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। और तो पूरा जो एंटरटेनमेंट पैकेज अगर हम कहेंगे तो वो ऑलरेडी वो सेट कर चुके हैं। तो ये एक मतलब वो बड़ा नॉर्मल भी लगता है मुझे कि हाँ, मतलब ऑब्वियसली अगर कई सालों से हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल एक्साइटमेंट तो होता ही है, जो हमारे लिए नहीं है क्योंकि लोग हमें इतना जानते नहीं हैं, बट उसका बहुत ज़्यादा असर मुझ पे तो नहीं होता है पर्सनली। हाँ, बस ये जरूर लगता है कि यार वर्क वाइज अगर मुझे भी उतनी अपॉर्चुनिटीज मिले या वो उतनी चीज़ें पता रहे कि अच्छा ये प्रोडक्शन हाउस ये चीज़ें बना रहा है, ये प्रोडक्शन हाउस वो चीज़ें बना रहा है। और मैं अभी भी ऑडिशंस दे रहा हूँ, मतलब मैंने काफ़ी शोज कर लिए, बट आई डोंट माइंड गिविंग ऑडिशन, आई स्टिल गो एंड गिव द ऑडिशंस। हाँ, ये नहीं हो सकता कि अब मैं 4-5 बार जाके ऑडिशन दे रहा हूँ, पर वो ना एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं कहीं पे भी जाके ये नहीं कह सकता कि यार देखो मैंने कितने शोज करे हैं और आप लोग क्यों मेरा ऑडिशन दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है सबके ही ऑडिशंस होता है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिना ऑडिशन के भी काम मिल जाता है, बहुत कम रेशो है ऐसा। अभी ऑडिशंस देना और वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और कोई अपने मतलब प्रॉपर फिल्मी फैमिली से भी आ रहे होंगे, मैंने उनको भी ऑडिशन करते हुए देखा है, तो ऐसा नहीं है कि उनके ऑडिशंस नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उससे शो को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा
इम्पैक्ट करता है। तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने लोग देख रहे हैं, आप कितने रील्स बना रहे हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक फिर जब प्रोड्यूसर होते हैं या जो शो बना रहे होते हैं वो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि अच्छा मुझे इस बात से इतना फायदा तो होगा कि उनको ऑलरेडी इतने इतने लोग जानते हैं, तो इस वजह से ये शो ऑलरेडी इतने लोगों तक पहुंचेगा। बट उससे मुझे लगता है थोड़ा क्राफ्ट पे असर पड़ा है। मैं बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है पर जिनके हार्डली कुछ फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे और जिनको काम अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है मुझे, क्योंकि यू नो अब मुझे लगता है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि टैलेंट इज द ओनली थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, बट नाउ आई रियलाइज इट इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। विद द टैलेंट यू नीड लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड अभी इसी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सोशल मीडिया का प्रेशर आप लेते हो मयूर कि मुझे इतनी पोस्ट डालने हैं, रील ये करना है, ज़्यादा बढ़ाना है? मैंने एक्चुअली अपना सोशल मीडिया अकाउंट कभी इसके लिए बनाया ही नहीं था। मुझे फोटोज खींचना बहुत पसंद थी, तो मैंने अपने दोस्तों को जब फोटोज दिखाई तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि यार इंस्टाग्राम नाम की एक चीज़ है और तुम यू कैन अपलोड योर पिक्चर्स देयर। और तभी भी मैं काम कर रहा था, बट काम वाइज में कुछ भी पोस्ट नहीं करता था। या आफ्टर कोटा फैक्ट्री लाइक मेरे पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि लाइक दे वर ऑल वांटेड टू नो हु एम आई। तो अभी भी मेरी इंटरनेट पे जितनी चीज़ है वो आधे से ज़्यादा फेक है, उनमें कोई वजूद है नहीं उनका, बट मैं इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज द वे दे वांट। सो प्रेशर मेरे पे बिल्कुल नहीं आता। हाँ, बुरा ही इस बात का लगता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं लगता है, मुझे लोगों के लिए भी लगता है कि आप किसी को भी उनके सोशल मीडिया फॉलोइंग पे जज कर रहे हो कि ये किस तरह का यू नो। तो मुझे लगता है वो टैलेंट अगर और सिर्फ क्राफ्ट वाइज अगर देखा जाएगा कि हाँ ये क्राफ्ट वाइज या ये टैलेंट वाइज इस कैरेक्टर को पुल ऑफ कर पाएगा कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। और वो हार्डली अब कहीं बचा है। मतलब जो लोग बना रहे हैं और जो एक्साइटमेंट से बना रहे हैं वो अभी भी ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ जिनको मतलब कैमरे के सामने कभी कभार बात करने भी नहीं आता है, डायलॉग की दूर की बात है, वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो तब मुझे जाके बुरा लगता है कि इतना टाइम हमने किसी क्राफ्ट पे लगाया है। यू नो, मैं सही गलत नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, सबको अपना अपना कहने का बनाने का। बट अब जो रील्स बनाते हैं उनको लगता है कि यू नो हम बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और होंगे भी वो एक्टर्स डेफिनेटली। बट वो क्या है, कुछ चीज़ जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है हम उसी को रिक्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक क्रिएशन शुड बी वेरी यूनिक एंड वेरी ऑनेस्ट, और उसमें बहुत सारा उसमें ट्रूथ होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं हम कहीं खो रहे हैं। अगर वही लोग अपने क्राफ्ट पे काम करें, इस क्राफ्ट को समझे और चीज़ें करें तो शायद और बेहतर होगा, उनको भी बहुत मजा आएगा rather than copying someone। And yeah, मतलब आप कितना रिलेट करते हो मयूर की बात से? मैं फुली रिलेट करती हूँ, बट आई थिंक इसमें दोनों साइड से सोशल मीडिया हैज बिकम सच अ बिग बिजनेस एंड मार्केटिंग कि वो एक वन वे बन गया जहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो। और ऑडियंस के लिए भी इट्स सो इजियर टू गेट कनेक्टेड टू एंटरटेनमेंट कि मतलब आप अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम पे गए, यूट्यूब पे गए, कोई भी सोशल मीडिया साइट पे गए, एंड यू आर जस्ट कनेक्टेड विद पीपल एंड यू आर सीइंग कि क्या चल रहा है। बट लेकिन उसने क्या कर दिया, आपका स्पैन टाइम, अटेंशन का स्पैन टाइम बहुत ज्यादा कम कर दिया है कि मतलब आप 15 सेकंड में बोर हो गए तो आपने कुछ स्किप कर दिया, आपको आगे देखना ही नहीं है कि स्टोरी और डेवलप भी तो हो रही होगी। अब वो हो गया कि आपको 3 सेकंड के अंदर हुक बिठाना है कि लोग आगे देखें। अब उसके लिए लोग इतने, अब आई मीन ये एक ऐसी चीज है कि जो सोसाइटी को एंड इन रेफरेंस टू यंगर जनरेशन इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है कि वो सोशल मीडिया पे आने के लिए या उस तरीके से पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने लगे। कोई भी चीज फेमस हो रही है तो पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन देयर क्राफ्ट वो अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं, यार हमारा तो इसमें होगा नहीं, हमसे तो सोशल मीडिया चलता नहीं है। और किन्हीं लोगों को अपने एथिकली इतने स्ट्रांग होते हैं वो क्राफ्ट को लेके कि उनको ये सारी चीजें करनी नहीं है। तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग आप अच्छे एक्टर्स को भी मिस आउट कर जाते हो। आपको भी नहीं देखने को मिलेगा ना एक इंसान की कैपेबिलिटीज क्या है, क्या पोटेंशियल को ला सकते हैं। तो आई फुली एग्री विद व्हाट मयूर हैज सेड। और इनफैक्ट अभी मैं लास्ट अभी कुछ
मैं चैनल की पार्टीज वगैरह में गया था, तब मुझे पता चला कि अब ऐसे शोज आने वाले हैं जिसमें लाइक यू कैन स्क्रॉल योर फोन आल्सो एंड यू कैन वॉच द शो। सो आई एम जस्ट लिटिल स्कैर्ड कि किस तरह का कंटेंट हम आगे देखने वाले हैं, और ये थोड़ा डिसअपॉइंट भी करता है मुझे, क्योंकि यू नो एक वेब सीरीज से और इन सारी चीज़ों से एक नई होप आएगी हमारे पास, ऐसी चीज़ कर पाएंगे जो हम टीवी पे या सिनेमा में नहीं कर पा रहे थे, तो एक फ्रेश एनर्जी आएगी। तो आई थिंक उस फ्रेश एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, और अभी चीज़ें थोड़ी टीवी प्लस हो। मयूर बैक साइड जा रहे हैं, तो आगे बढ़े थे हम लोग कंटेंट के लिहाज से, फिर से बैक साइड जा रहे पीछे, तब महसूस कर रहे हैं आर्टिस्ट बैक साइड तो नहीं, बट बहुत ही लेजी साइड जा रहे हैं। करेक्ट, बहुत लेजी साइड, एंड यू नो फॉर दिस काइंड ऑफ क्रिएशन यू नीड लॉट ऑफ टाइम, और राइटर्स को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, फिर वो किसी के पास आता है, डायरेक्टर को चाहिए टाइम, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसेस। अगर क्योंकि ये टाइम टेकिंग है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता भी है, तो अब वो सब बचाने के चक्कर में ये लोग अब 2 सीजन 3 सीजन एक साथ ही शूट कर रहे हैं, यू नो वो थोड़ा मतलब, हाँ इफ यू आर वेरी श्योर कि अच्छा ये 3 सीजन मेरे ऐसे ही होने चाहिए, एंड डायरेक्टर इज वेरी श्योर एंड द राइटर इज वेरी श्योर, but if they are not agreeing to it and only because of money aspect and time aspect they have to shoot everything, so now people have started calling it TV plus, तो वो थोड़ा मेरे लिए खतरनाक हो गया है, क्योंकि टीवी से मैं एज एन एक्टर मैं हमेशा से बचता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीवी में अगर मैं मतलब डेली सोप में अगर काम करता तो मैं शायद उतना एंजॉय नहीं कर पाता जितना मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि रोज जाके वो एक सेम कैरेक्टर प्ले करना, यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर गोइंग टू द ऑफिस। सो फॉर्चुनेटली मेरे को ज़्यादा मौका नहीं मिला टीवी में, और जितने शोज़ मैंने किए वो भी बहुत एपिसोडिक शोज़ रहे, तो अब वो थोड़ा और ख़तरनाक हो रहा है कि अब वेब सीरीज़ को भी अगर हम टीवी अप्रोच से करेंगे तो फिर कंटेंट देखने लायक क्या बचेगा, क्योंकि मुझे एज ए यूथ और एज इन माई चाइल्डहुड आई हार्डली रिमेंबर एनी शोज़ विच वर लाइक वॉचेबल, यू नो। जब मैं बड़ा हो रहा था तो याद नहीं, बहुत कम शोज़ हैं जो मैं बहुत एंजॉय कर पाया जिस एज ग्रुप में मैं था, और जैसा मैं बड़ा होता गया तो हमारे पास बहुत इक्का दुक्का ही चीज़ें रही है। अब वो इसीलिए हुआ कि मैं टीवी इतना हावी रहा, और क्योंकि वो टारगेट कर रहा था घर की महिलाओं को, जो वर्किंग महिलाएं जो घर पे काम करती है, ज़्यादा बाहर जा नहीं पाती, तो ज़्यादा टारगेट उस तरफ था, और शोज़ भी उसी तरह बनने लग गए, और वो बनते ही रहे, उसमें फिर कोई चेंज आया ही नहीं बहुत टाइम तक, एंड इट बिकेम सो मोनोटोनस आफ्टर टाइम कि मुझे पता है किसकी बहू क्या करने वाली, किसकी सास क्या करने वाली, इट्स जस्ट आई डोंट वांट टू वॉच दैट, यू नो, आई वांट टू वॉच समथिंग एल्स। सो आई थॉट द नेक्स्ट जनरेशन हैव दैट काइंड ऑफ थिंग विद द वेब सीरीज, पर मुझे लगता है वो भी शायद अगर इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया तो वो भी शायद कहीं वैनिश हो जाएगी, और फिर हर चीज़ का ऑर्डिनरी कंटेंट बनेगा, और जो कंटेंट आप नहीं चाहते, क्योंकि अब फोन पे आ गई चीज़ें, दुनिया भर का कंटेंट आपके फोन पे है, तो मैं जब चाहता हूँ कि कोई इंडिया का कंटेंट कहीं से देखे तो उनको भी अच्छा लगे कि यार ये क्या चीज़ बना रहे हैं लोग, कैसे बना रहे हैं, जैसे हम लोग एक्साइटेड कोरियन सिनेमा के लिए और बाकी सारे सिनेमास हम देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है सिनेमा वाइज हम लोग बहुत पीछे हैं, अगर हम किसी वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करें, अभी भी हम वो लोग बहुत पीछे, और ये चीज़ हमको और पीछे ले जाएगी। जाते जाते आप प्रभात खबर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज पहली प्रभात में आप ये शो देखें, और प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताएं, और फिर आप लोग ये नहीं कहोगे कि यार आपके शोज आते हैं और पता ही नहीं चलते। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पता चले, और आप लोग ये शो देखें। आपको बस ये शो देखना है बैठ के, और फैमिली के साथ देखो, दोस्तों के साथ देखो, जिसके साथ भी देखना है देखो, और लोगों को बताओ। और ये भी ढूंढो ये शो देख के कि लड़की जिंदा है या नहीं है, और लड़की के साथ क्या हुआ है। आप भी इन्वेस्टिगेटर्स बन जाओ, और लड़की को भी ढूंढ जाइए, और लड़की को भी ढूंढो, लड़की कहाँ गई। ओके, तो हमारा शो प्लीज आप जरूर देखिएगा। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।